और आपको पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। 67 साला शिंजो आबे जापान के शहर नारा में इंतखाबी मुहिम के दौरान जल श्याम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। देसी साख्ता पिस्तौल से उन पर हमला किया गया। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं, जिसके बाद उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लिया है। शिंजो आबे साल 2006 में पहली मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुए थे। 1 साल की मुद्दत तक वो अपने ओहदे पर फायज रहे। फिर इसके बाद 2012 में इंतखाबात में वो दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुए। 2020 तक वो अपने ओहदे पर फायज रहे। 2020 में नासाजियत सेहत की बिना पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। तो जापान की तारीख में सबसे लंबे अरसे तक वजीर आजम के ओहदे पर रहने का एजाज शिंजो आबे को हासिल है। शिंजो आबे की मौत पर हिंदुस्तान में 1 दिन का सोग मनाने का ऐलान किया गया है। और आइए इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी उमूर पर नजर रखते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से शिंजो आबे का कत्ल हुआ है, गोली मारी गई है, नारा शहर में एक रैली से वो मुखातिब थे, इंतखाबी रैली रही है, इसको कैसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में? देखिए जिलानी, आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा शौक है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जिस तरह से असैसिनेशन हुआ है वो भी जापान जैसे देश में जहां पर गन कल्चर नहीं है, जहां पर वेपन का लाइसेंस लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उस देश में एक फॉर्मर पीएम का इस तरह से कत्ल हो जाना, असैसिनेशन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया शौक में है। भारत में भी एक दिन के लिए शोक रखा गया, यानी कि कल नेशनल मॉर्निंग रहेगी पूरे दिन के लिए, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसको कंफर्म किया गया है। और एक बयान में कहा गया है कि कल राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग जो है, वो हाफ मास्ट होगा जी। और वहीं कोई भी एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम कल नहीं होगा। और हम ये देख के आए हैं कि पीएम मोदी के और शिंजो आबे के बहुत करीबी संबंध रहे हैं जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री मई के महीने में क्वाड मीटिंग के लिए जापान गए थे, तब भी उनकी मुलाकात शिंजो आबे से हुई थी, जिसको बाद में आज पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं जापान के, और जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी रही है। हमने ये भी देखा है कि जब भारत आए थे तो ये मोदी के कार्यकाल के दौरान 2 बार वो भारत आ चुके हैं, जिसमें एक बार वो अहमदाबाद गए थे और दूसरी बार वो बनारस गए थे। तो ये विजिट से हमें जो विजुअल्स हमें उस वक्त देखने को मिले थे, तब ये साफ हो गया था कि पीएम मोदी और शिंजो आबे की केमिस्ट्री किस तरह की थी। तो आज की जो ये जो किलिंग है, ये बहुत शॉकिंग है, ये असैसिनेशन जो हुआ है। हालांकि अब जो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मंशा क्या थी, लेकिन जो बयान शुरुआती आ रहे हैं हमलावर की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि वो ये कत्ल करना चाहता था, प्लानिंग के साथ आया था, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी ये तक साफ नहीं है। जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये साफ हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर शिंजो आबे एक स्टालवर्ट वर्ल्ड लीडर थे। जापानी मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं शैलेंद्र के, नाराज बताया जा रहा, किस तरह की नाराजगी ये क्लियर नहीं है। और 40-41 साल का शख्स है जिसने करीब से गोली मारी है। इंतखाबी रैली है शैलेंद्र, जिस तरह से हम भारत में देखते हैं कि लीडरों को जिस तरह से सुरक्षा कवच दिया जाता है, ऐसा खास कुछ नजर यहाँ नहीं आया। सिक्योरिटी थी, लेकिन इतनी करीब से गोली मारी गई, तो इस पर थोड़ा सा शक का इजहार किया जा रहा है। अभी गुत्थी सुलझेगी, तहकीकात होगी तो सामने आएगा। लेकिन क्या सुरक्षा शिंजो आबे के कद को देखते हुए जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई? इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, नारा में ये रैली हो रही थी जहां पर वो एड्रेस कर रहे थे, जो अगर आप विजुअल्स करीब से देख पाए तो उन विजुअल्स में साफ है कि वहां पर सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये हरकत की है, योकोहामा ने, वो वहां पर मीडिया के लिए जो एनक्लोजर बनाया गया था, वहां पर वो मौजूद था और बहुत करीब से उसने ये शूट किया। वो उस तरफ से उसने टारगेट किया है जिसमें कहीं ना कहीं जान जाना उनके लगभग तय था। लेकिन हालांकि कोशिश बहुत की गई डॉक्टर्स की तरफ से कि उनकी जान बचाने को लेकर, लेकिन जो अटैक उनपे हुआ है, 2 गोलियां उनके गले में और एक दिल में लगी है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि रंजिश किस तरह की थी, या कोई पॉलिटिकल राइवलरी थी, या ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे चीन जैसे देश का हाथ है, क्योंकि जापान का जो एक इंडो पैसिफिक को लेके एक रवैया रहा है, शिंजो आबे की जो पॉलिसीज रही हैं, तो वो चीन के मुखालफत रही है। तो ऐसे में हालांकि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, ये बहुत शुरुआती कहने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत बड़ा
शौक है। उसको फिलहाल पकड़ लिया शैलेंद्र, गया जहां है। तक हम बात करें शिंजो आबे के भारत के साथ जो रिश्ते हैं, भारत और जापान के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिली है शिंजो आबे की वजह से। लोग एक इस रिश्ते को बहुत ऊंचा देखने लगे और ये भी कहा जा रहा है कि चीन के सोशल मीडिया में खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो कैसे इसको जोड़ें? एक तो चीन से मुखालफत जापान की और भारत के साथ अच्छे रिश्ते, और इस वक्त सोशल मीडिया में खुशी का इजहार किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इसको लेके एक शौक है और हमने देखा प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो तमाम वर्ल्ड लीडर्स को लेकर उन्होंने दुख जताया है इस घटना को लेकर। और वही भारत की तरफ से भी पीएम मोदी ने भी कई ट्वीट करके अपना शौक जाहिर किया। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि जो नेटिजन चाइना में हैं, उन्होंने जो चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर खुशी का इजहार किया, एक तरह से सेलिब्रेट किया इस किलिंग को, और उन्होंने जो किलर है उसको हीरो बताया है। तो जाहिर तौर पर ये एक डराने वाली बात है कि एक वर्ल्ड लीडर की अगर जान जाती है तो कहीं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जाहिर तौर पर ये शॉकिंग बात तो है ही, लेकिन अहम बात यह है जैसा आपने बताया कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए शिंजो आबे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक टाइज की, तो कुछ ही मुल्कों के साथ भारत का 2+2 डायलॉग है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जापान उनमें से एक है। वही क्वाड की अगर हम बात करें, जो क्वाड जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, उसकी शुरुआत भी शिंजो आबे ने ही की थी। तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक का जो खतरा चाइना से है उसको भांप लिया था शिंजो आबे ने, और बहुत पहले से इसको लेकर वो कदम उठाते आ रहे हैं, आवाज उठाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये हुआ है उसके बाद जो हमने ग्लोबल टाइम्स के भी जो ट्वीट देखे हैं, ग्लोबल टाइम्स ने भी एक तरह से उनके खिलाफ ही, शिंजो आबे के खिलाफ ही ट्वीट किया और ये कहा है कि उनके बाद अब नेटो का एक जरिया बन जाएगा कि वो ईस्ट एशिया में घुसपैठ करे। लेकिन जाहिर तौर पर ये फिलहाल जो मोमेंट है ये बहुत नाजुक मोमेंट है, ये एक शोक का मोमेंट है। और ऐसे में जहाँ पे भारत में भी हमने देखा है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन जो हमारे रह चुके हैं, पीएम मनमोहन सिंह, उनके रहते हुए भी और पीएम मोदी के रहते हुए भी वो भारत कई बार दौरे पे आ चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि शैलेंद्र, अगर हम बात करें 2007 की, तो इंडो पैसिफिक का एक लफ्ज पहली बार शिंजो आबे ने इस्तेमाल किया, और जो रिश्ते उन्होंने लगातार बनाए हैं भारत के साथ, और संसद को भी जो है उन्होंने मुखातिब किया था उस समय पे, और पद्म विभूषण भी दिया गया। तो एक बहुत ही खास शख्सियत रहे हैं भारत के लिए शिंजो आबे। और मोदी के साथ तो ताल्लुकात, जैसा कि हम देख रहे थे, बनारस का आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छा वक्त दिया भारत के साथ, एक अच्छे रिश्ते उन्होंने बनाए, और आपस में जो संबंध है वो बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर गए मोदी जी के साथ, जो उन्होंने जो कुछ बनाया है रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आपको याद दिला दें कि 2014 में जब चुनाव होने थे, लोकसभा चुनाव, उससे पहले वो शिंजो आबे को भी भारत बुलाया गया था चीफ गेस्ट, बतौर चीफ गेस्ट 26 जनवरी की परेड के रहते हुए। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला पीएम पद का, उसके बाद उनका जो पहला विदेश दौरा था, जो फर्स्ट ओवरसीज जो विजिट था, वो जापान का ही था। तो ऐसे में हमने ये भी देखा उसके बाद 2 बार जापानीज पीएम शिंजो आबे भारत आए थे 2015 में, 2017 में, जहां पर एक बार वो अहमदाबाद, हमने देखा था कि अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेकर अहमदाबाद तक उन्होंने तरह रोड शो किया था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल रहे थे। और वहीं जब दोबारा वो आए थे तो वो पीएम मोदी के साथ बनारस गए थे, उन्होंने गंगा आरती में भी वो शामिल हुए। तो जो कल्चर इंडिया का है तो काफी खुद को अटैच करते थे। और वहीं हमने ये भी देखा है कि पीएम मोदी जब पिछली बार, जैसे मैं आपको बताया कि मई के महीने में भी जब वो जापान गए थे, तो वो अपने पुराने मित्र से, पुराने दोस्त से मिलना नहीं भूले। एक बार शिंजो आबे से उन्होंने फिर मुलाकात की थी, और आखिरी तस्वीर 24 मई की है जब पीएम मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात जापान में हुई थी। तो एक बहुत बड़ा शौक है ही। और जैसा आपने बताया कि जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, उनको मजबूत करने के लिए शिंजो आबे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और इंडो पैसिफिक, जैसा आपने बताया, इंडो पैसिफिक में क्या कुछ थ्रेट्स हैं उसको लेकर, खासतौर से चीन को लेकर, तो हमने ये भी देखा, ये भी अहम बात बता दें कि जब भारत की बॉर्डर्स पे, भारत की सीमा पर, एलएसी पर चीन की कोई गुस्ताखी रही है, चीन की तरफ से कोई दादागिरी दिखाई जाती रही है, तो जापान हमेशा भारत के साथ खड़ा नजर आया है। तो कहीं ना कहीं एक सच्चा दोस्त, एक सच्चे मित्र के तौर पर जापान हमेशा पेश आया है। तो ऐसे में शिंजो आबे का जो किरदार रहा है वो भी इस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हिंदुस्तान में भी बहुत दुख का इजहार किया जा रहा है शिंजो आबे के, यानी जापान के जो ताल्लुकात हिंदुस्तान से रहे हैं, शिंजो आबे की शक्ल में उसे याद रखा जाएगा। और जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही गहरे दुख का इजहार किया, एक शॉकिंग है पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये सदमे का है, क्योंकि इसलिए कल एक दिन जो है शोक का, गम के दिन मनाया जाएगा हिंदुस्तान में भी। तो नाज़रीन,
शिंजो आबे अब नहीं रहे। हिंदुस्तान के एक अच्छे दोस्त शिंजो आबे, जिन्हें आज नारा में एक अवामी रैली से, एक इंतखाबी रैली में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। तो चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। मुल्क की कई रियासतों में पिछले चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासर हुई है। खास तौर से जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतें तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में येलो अलर्ट जारी किया गया, कर्नाटक के चंद अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह तेलंगाना में भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना की कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। और आइए पूरी जानकारी के लिए इस वक्त हैदराबाद से तेलंगाना की सूरत हाल क्या है, मौसम को लेकर अब्दुल अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, 11 तारीख तक ये बारिश का इम्कान है और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होगी, और कुछ अजला के भी नाम दिए गए हैं, जैसे हम जगतियाल की बात करें, करीमनगर की बात करें, महबूबनगर, इस तरह के जो दही इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश होगी। महकमा मौसमियात का इस वक्त क्या कुछ कहना है अजीम? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले महकमा मौसमियात की जानिब से एक बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिलखुसूस जो नॉर्थ साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, आदिलाबाद, निर्मल, कुत्तागुड़म, करीमनगर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे काफ़ी भारी उसमें बारिश होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ महबूबनगर, संगारेड्डी, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और मज़ीद और 2-3 दिन तक जो है भारी बारिश होने के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से बुलेटिन में जारी किया गया है। जी अजीम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि देही इलाकों में तो ज़ोरदार बारिश होगी, शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी, क्या कुछ बताया गया? जी देखिए, शहर हैदराबाद में भी और बाजू के जो अजला है, रंगारेड्डी है और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये इतला दी गई कि पिछले आने वाले 3 दिन तक 9, 10, 11 तारीख तक भारी बारिश होने के इम्कान। जी अजीम, सरकारी तौर पर क्या कुछ ऐलान किया गया, क्योंकि कल तो सेकंड सैटरडे की तातील होगी, इतवार है, और ईद का भी मौसम एक तरफ चल रहा है, ईद की पूरी तरह से तैयारियां हैं। ये बारिश ईद पर पानी फेरती नजर आ रही है, क्या कुछ सरकारी तौर पर ईद को लेकर तैयारियां देखने को मिली? एक तो बारिश है और दूसरी तरफ ईद भी है। जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे ही अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पर महकमा बल्दिया की जानिब से पूरी टीम्स को अलर्ट किया गया है। DRF टीम रेडी है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे कि शहर हैदराबाद में बास इलाकों में जहाँ पे पानी जमा होने की इतलात मिलती है, वहाँ पर महकमा बल्दिया की जानिब से एक कॉल सेंटर क़ायम किया गया है, जहाँ पे कहीं भी इतला वाटर लॉगिंग की होती है, फौरी तौर पर DRF की टीम और महकमा बल्दिया की जानिब से वहाँ पर वो पानी को खाली करने में वहाँ पे वो उसके तौर पर काम करने के लिए तैयार है। जी अजीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईद के मौके पर काफ़ी तैयारियां हो चुकी थी, अब बारिश का मौका है, NDRF को क्या अलर्ट कर दिया गया है? बारिश में अक्सर हम देखते हैं हैदराबाद की, अगर पिछली बारिशों की हम बात करें, किस तरह से शहर में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। उन ज़ेरे आब इलाकों में क्या कुछ, क्योंकि अब अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, क्या इंतजामात सरकार की तरफ से, GHMC की तरफ से और NDRF की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि शहर में जब भी बारिश हुई है, अब तक का जो तजुर्बा रहा है वो बड़ा ख़राब तजुर्बा रहा है। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने जैसा कहा है कि जब कभी बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है, 1 या 2 घंटे की बारिश में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जमा होने की इतलात मिलती है। वैसे ही ईद के पेश नज़र बल्दिया को ख़ास तौर पर खुसूसी हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट रहें, और जो ईद के बाद जो बस्तियों में जो कचरे की निकासी का जो मसला रहता है, उससे पानी की वजह से और ज़्यादा परेशानी और कई वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का अंदेशा रहता है। इसी वजह से महकमा बल्दिया की जानिब से एक स्पेशल टीम क़ायम किया गया है। NDRF को भी ये कहा गया है कि जब कभी कहीं भी पानी की अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है तो फौरी तौर पर उसको हल किया जाए, ताकि वो पानी की वजह से जो परेशानियाँ जो आते हैं, लोगों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, वो दरपेश नहीं है। जी अजीम, जैसा कि हम एक तरफ बारिश का मौसम है और सरकार ने अलर्ट जारी किया है, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है,
लेकिन ईद की तैयारियां कैसी चल रही है? एक तरफ ईद की भी तैयारियां हैं, क्या कुछ सरकार ईद, क्योंकि ईदगाहों में अब नमाज का मसला होगा अगर बारिश इसी तरह मुसलसल जारी रही जिस तरह से अब मौसम है। जी देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ईद जो बाज़ार लगते थे वो बाज़ार अभी काफ़ी बारिश की वजह से वो बाज़ार अभी तक नहीं लगे हैं। ईद के दिन का एक ही दिन बीच में बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कहीं बाज़ार जो लगते थे महल्ले में, जो महलों में जो बाज़ार लगते थे, जो बकरे का बाज़ार लगता था, वो लोग भी यही इसी वजह से जो है सो बाज़ार लगाने में खासिर है कि वहाँ पे बारिश हुआ तो जो है सो जो नुकसान होगा, तो वो अभी वो माल लाने के लिए भी सोच रहे हैं कि बारिश की वजह से कहीं अगर माल लेके आए बकरा बाजार में अभी बकरा नहीं पहुंचा है, बीमार होने का अंदेशा रहता है बारिश की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल, आप यही कह सकते हैं कि जो बारिश के पेश नज़र जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट किया जा रहा है उसको देखते हुए व्यापारियों का भी यही कहना है कि भाई हम माल लेके आएंगे तो अगर कुछ बीमार हो गए या कुछ हो गए तो उसका जो नुकसान होगा, तो उसको देखते हुए अभी व्यापारियाँ जो मुंडेदार है वो भी बकरा मार्केट में लाने से खासिर है। जी, अगर ईदगाहों की बात करें, मसाजिद की बात करें, तो अब नमाज का जो इंतज़ाम है ईद का, अब वो मसाजिद में ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईदगाहों को लेकर आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी विजिट किए, MLAs वगैरह, बड़ी जो ईदगाहें हैं हैदराबाद की, क्योंकि अब बारिश का ये मौसम इसी तरह से जारी रहा जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, तो ईदगाह में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए अल्टरनेट इंतज़ाम क्या कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या है? जी देखिए, वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा हर साल की तरह ईद से कबल, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, बल्दिया वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है दौरा किया जाता है और वहाँ इंतजाम का जायज़ा लिया जाता है। इसी तरह जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने आज दौरा करते हुए इंतजाम का जायज़ा लिया, लेकिन बारिश के पेनज़र वो टेम्पररी जो पंडाल्स लगाते हैं, लेकिन उसमें पानी आने का अंदेशा रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज़ पढ़ने को ज़्यादा तरजीह देंगे, ताकि वहाँ पर जो इंतजाम रहते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जो नमाज के लिए जो मुसल्लियाँ आते हैं तो उनको काफ़ी दुश्वारियाँ होने का अंदेशा रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने महल्ले की जो जामा मस्जिद रहती या फिर महल्ले में जो बड़ी मस्जिद रहती है उसमें नमाज़ पढ़ने को तरजीह देंगे। जी अजीम, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब भी शहर में बारिश होती है ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। हालांकि कई फ्लाईओवर्स इस वक्त हैदराबाद में हैं जो चल रहे हैं, कुछ तामीर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके फ्लाईओवर के आसपास की जो सड़कें हैं वो डूब जाती हैं। पानी की निकासी का मसला अभी भी है। तो ट्रैफिक की पुलिस की जानिब से क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? क्योंकि बारिश का अलर्ट है, ज़ोरदार बारिश होगी ये भी ख़ास तौर पर कह दिया गया है। तो ट्रैफिक इंतजामात कैसे होंगे? लोगों के लिए क्या कुछ डाइवर्जन दिए गए हैं कि इन इलाकों में आप सफ़र ना करें, या रूट चेंज की गई, क्या कुछ इंतजामात हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जहाँ पर जब कभी भी हैदराबाद में बारिश का मौसम आता है या इस तेज़ बारिश होती है तो कई जगहों पर ट्रैफिक का मसला रहता है। वहाँ पर बल्दिया तो अपना काम करती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम करते हुए देखी जा सकती है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से काफ़ी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी डाइवर्जन दिया जाता है और हर वक्त पे जो है सो कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम है तो वो अलर्ट किया जाता है कि लोग अपने ट्रैफिक को रूट को चेंज करते हुए दूसरी रोड से जाए ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे। और पिछले साल जो ट्रैफिक का पिछले साल जो बारिश की वजह से जो लोगों को जो दुश्वारियाँ हुई थी, जो वाटर लॉगिंग का मसला हुआ था, उसके बाद बल्दिया की जानिब से कई करोड़ों रुपया सेंक्शन किए गए हैं जो नाला एक्सटेंशन के लिए। जी, तो अब उसको देखना यह है कि वो कितना काम हुए और कितना अब ये मसले का हल हो सका। नाले का एक्सटेंशन का काम तो जारी है, वो पिछले साल जो लोगों को जो हुआ था उसके बाद बल्दिया ने एक बड़ा बजट सेंक्शन करते हुए नालों का एक्सटेंशन का काम जारी किया है। लेकिन अब देखना यह है कि जब कभी भी ज़ोरदार बारिश 1 घंटे की बारिश होती है उसके बाद कई ऐसे इलाके ऐसे जो पुराने शहर हो या हैदराबाद के जो नए मादापुर, कोंडापुर, हाईटेक सिटी, गच्चीबोली, वहाँ पर काफ़ी लोगों को काफ़ी ट्रैफिक जाम का मसला रहता है, कहीं वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अब देखना यह है कि महकमा बल्दिया की जानिब से जो बजट सेंक्शन किया गया था वो कितना कारआमद साबित होता है और कितना वो लोगों के लिए इससे फ़ायदा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से कहा गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ शहर में इंतजामात होते हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद पिछले 2 साल से हल्की सी बारिश में भी थोड़ा सा डूबा नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस पूरी जानकारी के लिए। नाजरीन, जिस तरह से हमने देखा कि इस वक्त तेलंगाना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, अजला में ज़ोरदार बारिश होगी, शहरों में भी बारिश होगी। वहीं कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इसके साथ ही बारिश की तबाहकारियां भी देखने को मिल रही हैं। चिकोटी जिले के अथनी तालुके में तालाब में कार के
जाने का वाक़या पेश आया और इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है। शिवमोगा जिले में मुसलसल बारिश से मकानात के मुनहदिम होने के वाक़यात पेश आए हैं। साहिली इलाकों में बारिश से आम जिंदगी मुतासर हुई है। वहीं उडुपी जिले में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। रियासत के कई अजला में फसलें तबाह हुई हैं। और इस वक्त मजीद जानकारी के लिए बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, हमने कल भी बात की थी, आपने जैसा कि कहा था कि अगर मौसम इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि अभी भी साहिली इलाके, नशबी इलाकों की हालत ख़राब है, मकान गिर रहे हैं, हादसात भी हो रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की कर्नाटक में? जी देखिए, मौसम की सूरत हाल अबतर दिखाई दे रही है और बारिश की तबाहकारियां देखने को मिल रही हैं। हमने आज देखा कि एक कार हादसा पेश आया है बेलगाम जिले के अथनी तालुका में। यहाँ के एक देहात में कार हादसा पेश आया है। एक कार जो है तालाब में गिर गई। ये चूंकि तालाब बारिश की वजह से तालाब पानी की सतह बढ़ गई थी और यहाँ पर क्या वजह रही कि आखिर कैसे कार जो है तालाब में गिरी, ये इसकी तफसीलात हासिल नहीं हुई, लेकिन ताहम इस कार में सवार 2 अफराद की मौत हुई है और एक शख्स जो है अपनी जान बचाकर वापस बाहर निकला है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि शिवमोगा जिले में चंद एक मकानात गिरने के वाकयात पेश आए हैं। यहाँ के शिवमोगा जिले के सागर तालुका में परवेज और नूर जहां नामी अफराद के जो है घर मुनहदिम हुए हैं। मुकामी एमएलए हरताल हालप्पा ने यहाँ का दौरा किया और मुतासरीन को मदद देने का भरोसा दिया हुकूमत की जानिब से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साहिली इलाकों में भी भारी तबाही और बारिश से आम जिंदगी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ स्कूल और कॉलेजेस को कल से यानी पिछले 2-3 दिनों से छुट्टी का ऐलान कर दिया है और यहाँ पर जो है साहिली इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी है। तो इस लिहाज से देख रहे हैं कि बारिश की तबाहकारियां देखने को मिल रही हैं। जी रऊफ, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अजला की हम खासकर बात करें कर्नाटक के, वो ज्यादा मुतासर नजर आ रहे हैं। इधर हम तेलंगाना में भी देख रहे हैं कि अजला को ही ज्यादा मुतासर बताया गया है। तो कर्नाटक में भी क्या अजला सबसे ज्यादा मुतासर है या शहरों में भी इस तरह की सूरत हाल है? बेंगलुरु अगर मैसूर की हम बात करें। जी देखिए, बेंगलोर की अगर हम बात करें, राजधानी बेंगलोर में यहाँ पर हालात काबू में हैं। यहाँ पर भी वक्फे पर बारिश हो रही है, लेकिन तेज और हवाएं, तूफानी हवाएं का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं साहिली इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं। तेज हवाएं और तूफानी बारिश की वजह से नुकसानात हो रहे हैं साहिली इलाकों में, चाहे वो मंगलूर का मामला हो, उडुपी हो, कारवार हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो तबाही हुई है फसलों की और साथ में माहीगीरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो किसी भी सूरत में जो है समंदर में मछली के शिकार के लिए न जाएं। और जहां तक वस्ती कर्नाटक की बात करें, दावणगेरे, शिवमोगा, यहाँ पर जो है मकानात मुनहदिम हुए हैं, माली नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी रऊफ, देही इलाकों की हम बात करें तो फसलों की तबाही की भी खबर आ रही है। तो फसलों को लेकर, क्योंकि अब फसलें तबाह हो गई हैं, उन इलाकों में पानी अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में उस इलाके के लोगों को, किसानों को कितना नुकसान का तखमीना हुआ है और वहाँ के लोगों की बाज़ाबतकारी कैसे हो रही है अभी? जी देखिए, जैसे कि इससे पहले यानी कि 1 हफ्ते पहले से ही एनडीआरएफ की टीमें और राहत और बचाव की टीमें इस मुहिम में जुट गई हैं कि जो भी देहात मुतासिर होने का जहाँ पर खदशा था उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उडुपी जिले में कई ऐसे देहात हैं जहाँ पर जो है पानी में डूब चुके हैं, तकरीबन डूब चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को पहले ही जो है खाली करवाकर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और फसलों की जहाँ तक बात है तो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसका कुल अंदाजा जो है आज या कल तक आना बाकी है, लेकिन तबाही बड़े पैमाने पर हुई है और इसका माली तौर पर इसका क्या नुकसान हुआ है, सरकारी एदाद शुमार जैसे ही हासिल होंगे इसकी भी इतलात हम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। मौसम की ये सूरत हाल कब तक बनी रहेगी कर्नाटक में? महकमे मजीद 3 या 4 दिनों तक
मौसम की सूरत-ए-हाल अबतर रहेगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जैसा कि कल हमने खबर दी थी कि 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो मजीद 3 या 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम रह सकता है रियासत कर्नाटक में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, इस पूरी जानकारी के लिए थे हमारे नुमाइंदे रऊफ अल रहमूद। जो लोग इस वक्त कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा में सफ़र की सोच रहे हैं, 2-3 दिन तक अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सफ़र ना करें। और क्योंकि मौसम की सूरत हाल जैसा कि हमने तेलंगाना से भी आपको बताया और कर्नाटक से भी बताया, महाराष्ट्र से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो देही इलाके हैं वो डूब रहे हैं। बारिश का कहर अभी जारी है, लगातार 3 दिन तक अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो न्यूज़@5 में फिलहाल इतना ही। आदाब।